अस्सलाम वालेकुम जी। हमने आपकी सहूलत के लिए जो फॉर्म्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने हज दरख्वास्त के साथ जमा करवाने हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं। आपको ऑनलाइन हम बताते हैं कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक एक स्टेप आप इसमें जान सकेंगे और देख सकेंगे। इसको आप डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अब घर में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद आप जाके तो बैंक में जमा करवाएंगे। आपको बहुत सहूलत देगा। आप चलते हैं, आपको इसकी तफसील बताते हैं कि मर्द, ख़वातीन, बच्चे और माजूर अफराद किस तरह से ये फॉर्म फिल करेंगे। ये तमाम तरीका हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको मज़ीद आगाही देते रहें। बहुत शुक्रिया। आपको बताते हैं कि ये फॉर्म आपने किस तरह से फिल अप करना है। जी, ये फॉर्म हमने आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर और स्क्रीनशॉट भी होगा हमारी इस वीडियो के एंड पर। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से इसको फिल करना है। ये अभी हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। ये हो गया, हमारे पास सामने आ गया फॉर्म। ये देखिए, यहाँ पे आपने सबसे पहले ग्रुप की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे ग्रुप की इंफॉर्मेशन में है कि आप रेगुलर स्कीम के तहत जा रहे हैं या स्पॉन्सरशिप स्कीम। आपने इसको टिक कर देना है जो आपकी है स्पॉन्सरशिप स्कीम। और एप्लीकेशन की टाइप क्या है, यानी आप इस ग्रुप के लीडर हैं या आप मेंबर हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप उसको लीडर ही कंसिडर करेंगे, और अगर आपके उस ग्रुप में 5, 7, 10, 2, 4 या 14 मेंबर हैं और आप लीडर हैं तो आप लीडर हैं, और अगर लीडर नहीं है तो मेंबर के उसमें जाएंगे। आपने लीडर पहले एक डिसाइड करना है, उसकी अलग से ये सारी डिटेल होगी। यहाँ पे आपने लिख दिया लीडर या मेंबर, और ग्रुप का साइज़ क्या है। जो पूरी जो फर्स्ट लाइन है उसमें सारा कुछ आ रहा है। इसमें है कि ग्रुप का साइज़ क्या है, यानी साइज़ मतलब कितने लोग इस ग्रुप में शामिल हैं, कितने लोगों का ग्रुप है। और ग्रुप लीडर्स की एप्लीकेशन नंबर क्या है। उसने जो एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है उसका नंबर वो आपको मिलेगा, और वो नंबर आपने इसी तरह लिखना है। इन तमाम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट के ऊपर वो नंबर होगा, वो आपने एप्लीकेशन नंबर इस पर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है कि आपने ये पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और सक्खर और फैसलाबाद और मुल्तान, सियालकोट, इन जगहों से ये परवाज़ें चलेंगी हज के लिए। तो आपने इधर मेंशन करना है कि इसके मुतालिक, अच्छा, ये जेंडर बतानी है कि ये मेल है या फिर ख़ातून है कि मर्द है। और यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर शो करना है। ये देखिए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। वो जो स्लैश है, हाइफन है, वो लगे हुए हैं, उसको आपने, उसके अलावा सिर्फ डिजिट जो है सिर्फ वो यहाँ शो करने हैं। फिर आ जाता है सर नेम ऑफ एप्लीकेशन एज पासपोर्ट। पासपोर्ट में जो आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम आपने लिखना है, और उसमें आपने मिस्टर या मिस या डॉक्टर या कुछ और नहीं लिखना, डायरेक्ट अपना नाम स्टार्ट करना है। और इस लाइन के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है जो कि पासपोर्ट में लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही नाम लिखना है। और आगे इसके बाद आ जाता है, ये है डेट ऑफ बर्थ। ये आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। पहले आपने डेट लिखनी है जैसे आप लिखते हैं कि 13 मार्च 2023, इस तरह से लिखनी है। या डेट ऑफ बर्थ तो खैर 23 तो खैर ये भी साल है, लेकिन जो भी आपकी 1995, 97 जो भी आपकी डेट आपने वो इसमें लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जी फादर्स या हस्बैंड नेम। तो यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट पर और आईडी कार्ड पर लिखा है वही आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपके फादर का नेम लिखा हुआ है तो आपने फादर का नेम लिखना है। ख़वातीन के साथ ये बहुत इशू आ जाते हैं कि उनके पासपोर्ट या आईडी कार्ड पर उनके फादर के नेम होते हैं लेकिन वो हस्बैंड्स के साथ जारी होती हैं, या फिर इस तरह के इशू है। तो आपने जो पासपोर्ट पर नाम लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे लिखना है। अगर फादर नेम लिखा है तो फादर नेम लिखना है, और अगर हस्बैंड नेम लिखा है पासपोर्ट पर, आईडी कार्ड पर, तो वही लिखना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में आपने वो लिखना है जिस
एड्रेस पर आप मौजूद हैं, जिस पर अगर आपको कोई भी लेटर इसकी तरफ से, वजारत की तरफ से या किसी भी और जगह से आए तो वो आपको मिल सके, और या कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो कंप्लीट एड्रेस, एक जो खाना है ना, एक जो ब्लॉक बना है उसमें एक लफ्ज़ लिखें। जैसे आप लिखना है मोहल्ला, तो M एक लिखें एक ब्लॉक में, और MOH एक ब्लॉक में एक डिजिट फिगर लिखें, ठीक है। और ये ख्याल करें कि इसको एक ही सारा मिक्सअप ना करें, एक ब्लॉक में एक जो अल्फ़ाबेट है वो लिखें। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है, पोस्टल एड्रेस। अच्छा, तो वही वो जो आपका डाक पत्र या लेटर जिस एड्रेस पे जाएगा उसका डिस्ट्रिक्ट लिखना है। जैसे पेशावर या कोहाट या मर्दान या सखर या जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। फिर तहसील आगे आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने लिखनी है कि आपकी तहसील कौन सी है। यहाँ आपने तहसील लिख दी। फिर पासपोर्ट नंबर, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, आप उसको ओपन करें और उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि ये बहुत सारे फिगर्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है पासपोर्ट नंबर। वो नंबर यहाँ पे इस खाने में आपने लिख देना है अलग अलग डिजिट के साथ। फिर आपने लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में ये 03 लिखा हुआ है, क्योंकि सब जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं उन सब की कंपनीज के साथ 03 है। उसके बाद जो डिजिट हैं वो आपने लिख, जैसे आपका नंबर है 0345907921 तो आपने 45 लिखना है। या अगर 333 वाले जिसके नंबर हैं तो 03 लिखा हुआ है, आपने 33 इसके शुरू करना है। आपने इस पे अपना मोबाइल नंबर, और ये याद रखें वो नंबर लिखना है कि जो आपका अपने नाम पे है या जिस पे किसी के नाम पे भी है लेकिन वो आपके पास है। वो मैसेजेस आपके पास आएंगे और वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो आप उन मैसेजेस को मिस कर देते हैं तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। बाज़ वक़्त ये मैसेज आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, फ़लाँ चीज़ रह गई है, फ़लाँ चीज़ रह गई, या फिर आप आए ट्रेनिंग के लिए या वैक्सीनेशन के लिए या आपकी हज फ़्लाइट्स क्या है। तो अगर आप ये नंबर गलत लिखवाएंगे या आप इसको एक्टिव नहीं रखेंगे, चार्ज नहीं रखेंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो नंबर लिखें जो आप हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, आपके पास होता है। इसके बाद आ जाता है जी डेट ऑफ इशू। अच्छा नहीं, ये आ जाता है ब्लड ग्रुप। नंबर के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में तमाम तर वो डॉक्यूमेंट्स बताए थे जो आपने इकट्ठे करके रखने और फिर फार्म की तरफ जाना है। यहाँ पे आपने ब्लड ग्रुप अपना ज़रूर लिखना है। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात कोई हादसा पेश आ जाता है या कुछ ऐसा इशू आ जाता है, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वक्त आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक चिप में आपके पास मौजूद होंगी, तो वो स्कैन करके तो फिर आसानी हो जाती है। ब्लड अगर आपको चाहिए हो या आपने किसी को देना हो तो आपके पास आपका ब्लड ग्रुप का आपको पता हो और यहाँ पे दर्ज हो। अच्छा, डू यू रिक्वायर शिया फैसिलिटीज़ फॉर शिया पिलग्रिम्स ओनली। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि ये खाना सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये ब्लॉक के जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो जेंट्स हैं उनको तो शायद इतना इशू ना हो, लेकिन ख़वातीन को है, क्योंकि शिया कम्युनिटी में ख़वातीन को ये सहूलत हासिल है उनके फ़िरके के मुताबिक कि वो 45 ईयर से अगर ज़्यादा हैं तो हज और उम्रे के लिए, स्पेशली हज के लिए वो ख़ुद अकेली भी जा सकते हैं बग़ैर महरम के। तो यहाँ जब वो लिखते हैं आप कि आप शिया कम्युनिटी से हैं तो आप यस लिखेंगे कि आप शिया कम्युनिटी की सहूलतें दी जाए, क्योंकि उनका ग्रुप अलग बनेगा। और ऐसी ख़वातीन जो शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हैं तो वो उस ग्रुप के साथ ऐड कर ले जाएंगे, और वो मर्दों का ग्रुप भी एक अलग से बनेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि आप शिया कम्युनिटी से हैं, और वो फैसिलिटीज़ जो शिया ग्रुप को अलग से, जैसे ये महरम की है तो वो दी जा रही है, तो आपको दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ पर लिखा पासपोर्ट नंबर। अच्छा, डेट ऑफ इशू, जो पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू है, जिस तारीख पे वो पासपोर्ट इशू है, वो सारी चीज़ें आपको पासपोर्ट के अंदर ही मिल जाती है। उसके अंदर वो जो पहला पेज आता है, खोलते हैं आप तो उसमें डेट ऑफ इशू आ जाती है, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाती है कि ये इसकी पासपोर्ट की मियाद कब ख़त्म हो रही है। लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपके पासपोर्ट की मियाद
26/12/2023 यानी 26 दिसंबर 2023 तक वो वैलिड हो। अगर ये वैलिड नहीं होगा तो फिर आपका ना तो वीज़ा लगेगा और ना आप जा सकेंगे, आपको एयरपोर्ट से भी वापस भेज दिया जाएगा बोल के आपकी हज एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और अगर आपकी अभी तक नहीं बनाई है तो आप मतलब एक्सपायर हो रहा है तो आप इसको जाके रिन्यू करवाने अभी दिन हैं, और आपको पासपोर्ट एंड पे जमा करवाना है। जब ये कुरानदाजी हो जाएगी तो आप उसका टोकन भी जमा करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको वैलिड करवा लें, रिन्यू करवा लें। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हम मिस कर गए थे, इसी पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है ना मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पे आपने जब मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे आपने लिखना है मोबाइल नेटवर्क कि आपकी कौन सी कंपनी का, टेलीनॉर का है या जैज़ का है, मोबिलिंक का है, उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अब हम चलते हैं कोविड। अच्छा, एक और हाँ, ये भी इस दफ़ा बहुत था जो क्लियर करना ज़रूरी था कि परफॉर्म्ड हज इन लास्ट 5 ईयर्स। जी, तो ये या इस ब्लॉक को हम बाद में कर लेंगे। हाँ, इसको हम बाद में कर लेते हैं, ये जो सारा ये रहता है इसको हम बाद में करते चले जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, ये है कोविड वैक्सीन से मुतालिक के फर्स्ट डोज़ आपने किस डेट पे लगाई है और सेकंड डोज़ किस डेट पे लगाई है, अगर बूस्टर लगवाई है तो उसकी ये तमाम तफसील आपको मिल जाएगी उस वक्त उस पे जो आपको सर्टिफिकेट कोविड की तरफ से दिया गया है। जब आपने कोविड वैक्सीन कंप्लीट की तो सर्टिफिकेट मिला था, उसके ऊपर ये डेट सारी मेंशन होती है और ये आपने यहाँ पे दर्ज करनी है, ठीक है। इसके बाद और अगर आपने बूस्टर नहीं लगाए तो उसकी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को इम्यून करना चाहते हैं बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, तो करवा लें तो बेहतर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हज ड्यूज़ रेगुलर स्कीम। यस, हज स्कूल जो रेगुलर स्कीम है वो तो आपको हमने बताया था 11,65,000 है और 11,75,000 है। दोनों जोन्स मुख्तलिफ हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में सारा कुछ बता चुके हैं। उसकी रकम लिखनी है जो आप पे कर रहे हैं, वो रकम लिखनी है और इसके बाद लिखना है कि डिपॉजिट डेट, कि आपने ये रकम बैंक में किस वक्त डिपॉजिट की है उसकी डेट मेंशन करनी है। साल तो लिखा हुआ है 2023 और डेट लिखनी है किस डेट पे आपने मेंशन की है। और दूसरा है हज ड्यूज़ स्पॉन्सरशिप स्कीम, तो उसमें डॉलर्स हैं और वो डॉलर आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं कि कितने डॉलर डिपॉजिट हो गए हैं, उसकी डेट मेंशन करनी है यहाँ पे। और रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर जो जब बाहर से वो डिपॉजिट करेंगे रकम तो वो रेफरेंस नंबर देंगे अपने उस साथी को, उस रिलेटिव को जो पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान में ये फॉर्म, ये सारी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कंप्लीट करनी है, फॉर्म उन्होंने भी फिल करना है और ये फॉर्म लेके वो जाएंगे और यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर मेंशन करेंगे। इससे उस स्कीम में यहाँ के लोग शामिल हो सकेंगे, उनके जो साथी हैं ग्रुप में, या फिर वो अगर एक भी बंदा बाहर है तो उसका रिलेटिव जाके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा और उसका दिया हुआ रेफरेंस इसमें ऐड कर देगा। अगर वो अकेले भी जा रहे हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका यहाँ के रिलेटिव को बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, इस फॉर्म को फिलअप करके देना है। और पासपोर्ट की फ़ोटो कापीज़ व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो स्कैन करके वो आपने साथ में देनी होगी। अच्छा जी, अब हम ये आ जाए नॉमिनी इन्फॉर्मेशन फॉर्म। नॉमिनी इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है वो वारिस का फॉर्म है। वो इसलिए लिया जाता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है या कोई फौतगी हो जाती है या कोई ज़ख्मी हो जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो फिर तब वो जो नॉमिनीज़ हैं, जो नॉमिनीज़ का मतलब ये होता है कि उनका जो रिश्तेदार है, हाजी का जो रिश्तेदार है, जो ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशन, यानी उनके वालिद, उनके भाई, उनके बहनें, उनके बेटे, इस तरह जो जिनका ब्लड के साथ ताल्लुक़ बहुत करीबी रिश्तेदार है, उनका नाम शामिल किया जाता है ताकि उनसे रब्ता किया जा सके। या अगर उनके पैसे वापस करने हैं या उनसे मतलब किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में चाहिए हो तो ये नॉमिनी फिर उनके मामला डील करता है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। और तो ये नॉमिनीज़ का फॉर्म में इंदराज बहुत ज़रूरी है, जिसमें उनका नेम लिखना है और इसके साथ हाजी के साथ रिश्ता लिखना है, यानी वो जो हाजी है उसके साथ इस नॉमिनी का क्या रिश्ता है। अगर हाजी जो है वो एक आदमी है फ़र्ज़ करें, तो उसका ये नॉमिनी बेटा है तो वो तो उस बेटे ने अपना नाम लिखना है और लिखना है कि वो बेटा है। नॉमिनी का ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है और फिर उनका नॉमिनी का मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव है वो लिखना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट,
जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नया बैंक अकाउंट खुलवाएं। जिनके बैंक्स में अकाउंट नहीं है वो सिर्फ खुलवा सकते हैं आसान बैंक अकाउंट। अब उनकी मियाद 10 से 15 लाख कर दी गई है, और वो जो जिनके अकाउंट्स कहीं किसी भी बैंक में हैं वो ये जमा करवा सकते हैं। इधर अपना वो दे सकते हैं, अकाउंट नंबर सिर्फ शो कर दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि वो एक्टिव हो, बैंक अकाउंट बंद ना हो, वो इस्तेमाल में हो। यानी बाज़ औक़ात काफ़ी अर्से से हमने अकाउंट यूज़ नहीं किए होते, पैसे रखे या निकलवाए नहीं होते, तो वो बंद हो जाते हैं। तो ये चेक कर लें कि आपका अकाउंट एक्टिव है, बंद तो नहीं हो गया। तो वो अकाउंट नंबर आपने लिखना है और उसकी मालूमात लिखनी है। अब हम आपको बताते हैं IBAN अकाउंट नंबर या आसान अकाउंट नंबर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये नॉमिनीज, ये उनके लिए है जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत मुल्क के बाहर से जो पैसे भिजवा रहे हैं उनके लिए है। और अकाउंट टाइटल भी, ये सब चीज़ें जो हैं। और ये अब अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो तब भी आप ये सारी चीज़ें जमा करवा सकते हो। IBAN नंबर जो है वो आपको, जहाँ पे आपका अकाउंट है ना, वही बैंक आपको अपना बैंक का एक IBAN नंबर दे देगा। यानी ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको जहाँ आपका अकाउंट है वो बैंक मजाज होता है, वो आपको लिख के एक पर्ची पे दे देगा कि ये इस बैंक का IBAN अकाउंट नंबर है। और फिर आप अपना अकाउंट टाइटल का मतलब ये है आपका किस नाम पे अकाउंट है, जायज़ा नाम भी होता है और अकाउंट नंबर भी होता है। बैंक का अकाउंट नंबर और आपका नाम, अकाउंट टाइटल में आपका नाम आएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर्स ओनली फॉर माइनर। अच्छा जी, अब ये जो खाना बनाया हुआ है ये ब्लॉक है उन बच्चों के लिए कि जो 18 ईयर्स से कम हैं। जो लड़के या लड़कियां, बच्चियां जो 18 ईयर्स से कम हैं उनके लिए अलग बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, और वो इसी बैंक माँ या बाप के अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका चूँकि अकाउंट नंबर नहीं है तो यहाँ पे उनका रिलेशनशिप लिखना है कि रिलेशनशिप के अकाउंट होल्डर जो है, जिसकी हमने ये डिटेल वाज़िया की है ये वाली, तो उसके साथ इस बच्चे का जिसका हमने ये जिस बच्चे का भी फॉर्म अलग जमा करवाना है ना, तो उसका क्या रिलेशन है, यानी उसके बाप का अकाउंट है या माँ का अकाउंट है या किसका अकाउंट है, उस बच्चे का यहाँ पे मेंशन करना। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लास्ट में हल्फनामा। ये आपने हल्फनामा देना है। हल्फनामे में ये लिखना है कि लिखा हुआ ख़ुद से है, आपने उसकी तस्दीक करनी है, साइन करना है कि मैं ये तस्दीक करता हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये आप उधर आराम से पढ़ लेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें आप पढ़ के उसको साइन कर लेंगे कि मैं इन सब चीज़ों का इकरार करता हूँ कि ये सब कुछ दुरुस्त कवायफ है। अच्छा, यहाँ पे हमने इस ब्लॉक में एक चीज़ वो कर दी थी, हमने कहा था बाद में कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट में हज एप्लीकेशन नंबर है, वो नंबर आपको बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा नंबर आपका आ रहा है हज एप्लीकेशन के लिए, या फिर आपको वजारत की तरफ से ये आ जाएगा। यहाँ पे उसके साथ आपने यहाँ पिक्चर लगानी होगी। पिक्चर आपको हमने पिछली वीडियो में सारी डॉक्यूमेंटेशन की जब तैयार करवाने के लिए कहा था तो बताई थी कि 4x3 यानी जो पासपोर्ट साइज़ होता है आमतौर पर, उसकी पिक्चर बनवानी होगी आपने अपनी क्लियर। 4 पिक्चरें बनवा लें। 4 पिक्चर्स बनवाने का ये फ़ायदा होगा, 2 आपको इस वक्त चाहिए होंगी और 2 फिर आपको बाद में प्रोवाइड करना होगी। तो ये आप पिक्चर बनवाएंगे और इधर लगा देंगे। स्टेपलर पिन के साथ नहीं लगानी, इसको स्टेपल नहीं करना। और ये जो हाशिया यानी ये जो बाउंड्रीज़ बनी हैं इसके अंदर लगानी है, यानी पिक्चर इस बाउंड्रीज से बाहर ना हो और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तस्दीक या साइन या मोहर या स्टैंप ना लगी हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस ब्लॉक की तरफ। ये है महरम इंफॉर्मेशन। ये ब्लॉक जो तमाम ख़वातीन हैं जो कि शिया फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, उनके लिए महरम की शर्त लाजमी है। सऊदी हुकूमत ने तो महरम की शर्त ख़त्म कर दी है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये चूँकि शरई मामला है लिहाजा हम महरम की शर्त को लागू रखते हैं। तो लिहाजा उनके फ़ैसले के मुताबिक यहाँ पे महरम का नाम लिखना है। ये एरिया जो है वो ख़वातीन के लिए है। ख़वातीन ने लिखना है महरम एप्लीकेशन नंबर, फ़ीमेल एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे आपने ख़वातीन ने लिखना है कि जो आपका महरम है उनका एप्लीकेशन का नंबर क्या है।
ठीक है। एक दो चूँकि उनकी एप्लीकेशन अलग होगी तो उसका जो नंबर है ना वो आपने यहाँ दर्ज करना है कि मेरे महरम का नंबर इस एप्लीकेशन वाला जो बंदा है वो मेरा महरम है, तो उसका नंबर यहाँ पे लिखना है और फिर महरम का नाम लिखना है और रिश्ता भी लिखना है कि वो जो महरम का फॉर्म हमने दिया था जिसका ये नंबर दिया गया है, मैं इसकी वालदा हूँ या बहन हूँ या बेटी हूँ या जो भी महरम के साथ रिश्ता है। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास आती है, हेल्पर रिक्वायर्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब यह है कि जो भी अफराद किसी ना किसी वजह से माजूरी का शिकार है, अफराद वहाँ माजूरी हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी अपने हेल्पर को साथ रखें या तो वो उनको साथ लेके जाएं, या आपके ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है और वो आप सारा टाइम आपके साथ रहेंगे, आपकी हज के दौरान आपको सहूलतें फराहम करेंगे, यानी आपकी हेल्प करेंगे, तो उसका इंदराज भी बहुत ज़रूरी है। अकेले किसी भी अफराद बाहम माजूरी को इजाज़त नहीं है क्योंकि उनके लिए भी इश्यूज़ आ सकते हैं, लिहाजा वो जा तो सकते हैं लेकिन अपने लिए अपना हेल्पर जो है वो मेंशन करेंगे जिनमें ये लिखा हुआ है कि हेल्पर का वही एप्लीकेशन नंबर है और उसकी डिटेल है, और उसका अगर वो ब्लड का ताल्लुक़ है तो वो भी रिलेशनशिप लिखना है कि वो उनका क्या लगता है, वो जो उनका हेल्पर है वो कोई भी हो सकता है, उनका दोस्त भी हो सकता है, उनका भाई भी हो सकता है, लेकिन अगर उनका भाई या इस तरह कोई ब्लड रिलेशन में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ इधर हम लिखी हुई आपको बताते हैं, ये है परफॉर्म हज इन लास्ट 5 years या वांट टू परफॉर्म हज बदल। अच्छा, ये चूँकि उसमें है इनके अहकामात में कि अगर किसी ने हज अदा नहीं किया है 5 साल में तो वो जा सकते हैं, यानी अगर किसी ने 2016 से लेके आज तक 2023 तक हज नहीं किया है तो वो जा सकते हैं, और अगर किसी ने इस दौरान हज किया है तो सरकारी हज स्कीम के तहत नहीं जा सकते, प्राइवेट के तहत जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन करना है कि जी हमने हज इन 5 सालों में नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे लिखना है हज बदल। हज बदल की तफसीलें हमने आपको बताई थी कि वो शख्स जिसने 5 साल में हज नहीं किया है और वो किसी ऐसे शख्स को अपनी जगह पे हज के लिए भेज सकता है जिसको हज बदल कहते हैं, और वो शख्स जिसने 5 साल में हज तो किया हुआ है लेकिन किसी और के लिए हज बदल करना चाह रहा है, उस शख्स के लिए कि जिसने हज इन 5 सालों में नहीं किया तो वो कर सकता है, और इसके लिए बाकायदा उसको इकरारनामा हल्फनामा देना होगा। तो ये इस पर मेंशन करना है कि यस और नो कि वो हज बदल करना चाह रहा है जी। इसके बाद ये फॉर्म है ग्रुप का, जो आपने ग्रुप बनाया है उसकी तमाम तर तफसील इसमें आपने लिखनी है, और ये बहुत इजी है, उर्दू में है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा हम आपको शेरख्वार बच्चों के हवाले से बताएं कि वो बच्चे जो 2 अगस्त 2021 को या उसके बाद पैदा हुए हैं वो शेरख्वार बच्चों में कंसिडर होंगे, और उससे पहले पैदा होने वाले बच्चों के लिए तमाम कवायद वही होंगे जो एक एडल्ट मर्द और या ख़वातीन के लिए हो सकते हैं। अब इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, ये फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ये आपको यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा और आप ये फिलअप करवाएंगे डॉक्टर के पास जाके, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होंगे, और वो आपको चेकअप करने के बाद तस्दीक करके देंगे, इसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, नाम लिखेंगे और उनके डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का हॉस्पिटल का नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम, ये सारी तफसीलात आपने इसमें दर्ज करनी होगी ताकि आप उधर शो कर सकें कि हम मुकम्मल तौर पर फिट हैं, और अगर इसमें कोई तब्दीली रद्द-बदल हुआ, गलती हुई तो आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से अहकामात हैं जिसकी पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक इकरारनामा है कि जो आपने साइन करना होगा, ये शायद उस वक्त करना होगा जब आपके इंशाल्लाह आपका कुरानदाजी में नाम निकल आएगा, उसके बाद आपने ये साइन करके देना होगा। और ये एक FBR फॉर्म है, ये भी शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए होगा, इसको भी फिलअप करना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उनके जो रिलेटिव यहाँ पे सबमिट करवाएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से फिलअप करने होंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और मुझे दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।